नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो गजा में शांति आ रही है, लौट रही है। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वो घर जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, अपनों को खोने का दर्द है। और दर्द है कि कहाँ से शुरू किया जाए, किसकी मदद मिल पाएगी, और जो मदद मिल पाएगी क्या वो स्थायी शांति या फिर उनके संघर्ष का कोई स्थायी समाधान उपलब्ध करा सकेगी। ये तमाम बातें हैं, तमाम चिंता है जो गज़ा के लोग इस वक्त इन सवालों से जूझ रहे होंगे। स्ट्रेट टॉक के जरिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा का जो पीस प्लान है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं और इसे हमास और इजराइल के बीच जो है मंजूरी हुई, हस्ताक्षर कराए गए, और दुनिया के तमाम ताकतवर देश जिस तरीके से मिस्र में इकट्ठा हुए और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अब शायद गज़ा में शांति जो है वो अपना स्थायी बसेरा कर सके। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग, जो कि सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और गज़ा के मुद्दे को लंबे समय से लगातार करीबी से देखते आ रहे हैं। उनका लगातार इस मुद्दे पर जो है अपनी पैनी नज़र है, एक गहरा अध्ययन भी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले हमने पिछली बार जब बातचीत की थी तो गज़ा में जो नरसंहार हो रहा था, जो अकाल की स्थिति थी और इजराइल की जो क्रूरता थी, उस पर आपने चिंता जताई थी। और साथ ही साथ मुझे याद आता है जब आपने कहा था कि ट्रंप चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए नहीं बल्कि गज़ा में जो क्रूरता हो रही है, जो नरसंहार हो रहा है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों से अंजाम देना चाहते थे। उसके खात्मे की बात या फिर शांति की बात, वो खुद को एक शांति दूत के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश करना चाह रहे थे। और अब ये सामने आ चुका है। 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2025 तक, 7 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2025 तक गज़ा के लोगों ने बहुत ही खूनी संघर्ष देखा है। अब इजरायली जितने जीवित बंधक थे उनको रिहा किया गया है। फेज़ 2 का जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है इस पीस प्लान के तहत। आप इस प्लान को, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है, सबसे पहले आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं लेना चाहती हूँ कि आप ट्रंप के पीस प्लान को कैसे पाते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, एक तो मैं इसको दोनों तरफ है, इसकी हाँ भी है ना भी है। हाँ पक्ष में ये है जी। कि 2 साल 1 हफ्ता करीब ये जंग चलता रहा। 2 साल से ज्यादा जो जंग क्या था, वो तो एक नरसंहार था, जीनोसाइड था। जी। फलस्तीनियों का जो शायद हिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं हुआ कभी। शायद नागासाकी और हिरोशिमा के जो एटॉमिक बम थे तब भी इतना नहीं हुआ था जो अब हुआ है। जी। और उसमें पूरे के पूरे जो थे हमारे जो मानवीय दंड होते हैं, मानवीय मूल्य इंसान होते के, हैं। जी। ह्यूमन सोसाइटी के जो मूल्य होते हैं, हम्म। वो हमारे मानवीय मूल्य बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसकी कोई परवाह नहीं की गई जी। बड़ी बड़ी ताकतों के। उसका तो एक दुख है कि दुनिया जो संसार है वो मानवीय मूल्यों पे रहेगा या वो केवल जंग के सहारे रहेगा, अमन नहीं होगा। एक तो ये है। जी। लेकिन फिर भी जो फलस्तीन के लोग हैं, जो फलस्तीन है, वो तो बहुत संकट में था। उसको भी चाहिए था कहीं ना कहीं पीस हो। उसमें दो बातें जो हैं अच्छी भी हुई हैं। एक तो ये है कि अ, हालांकि पहले भी माना हुआ था, लेकिन अब इजराइल फिर नहीं मान रहा था जी। कि फलस्तीन भी एक मुल्क होगा। एक तो ये बातें हुई है कि फलस्तीनियन का भी अपना एक मुल्क होगा और ये एक जी। लाइन खींचनी होगी और उसको कोई ना कोई तयशुदा जगह देनी होगी। जी। दूसरा उसमें ये भी हुआ है कि उसको बहुत सारे उसमें तबाही बर्बादी हो गई है। उस जो डिवास्टेशन होगी, बर्बादी हो चुकी है, तो ह्यूमन लाइफ तो हम ला ही नहीं सकते। लेकिन जो मटेरियल, जो पदार्थ के रूप में हमारे घर और जो संस्थाएं हैं, वो संस्थान जो ढट गए हैं, गड़बड़ हो गई है, उनको दोबारा रीबिल्ड करना, उनको पुनर्निर्माण करने के लिए काम किया जाएगा। ये दो बातें तो हुई हैं और ठीक है। उसके लिए सहायता भी दी जाएगी। लेकिन इसमें मेरे को एक, जैसे अब हम पुराना यासर अराफात जी के टाइम का देखें और जो फिलिस्तीनियों की बड़ी लंबी जंग है,
जी। उसको देखें। अब हमास तो एक किस्म का थोड़ी थकी हुई थी, और हमास ये चाहती भी नहीं थी कि फिलिस्तीन के साथ, हमास को तो जीरो नहीं किया जा सकता था। जी। तो हमास के साथ ही, लोगों के साथ एक किस्म का बोला है। हम्म। फलस्तीन जो राज्य है, जो फलस्तीन स्टेट है, जी। और भी से फलस्तीन एक कंट्री के रूप में बोले, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट, जो ये है संधि नहीं हुई। जो ये हुआ है वो तो फलस्तीनियंस के साथ बोला उन्होंने, कि हमने जी। फलस्तीनियों के साथ। और फलस्तीनी कौन है, अभी तो उसमें भी एक सवाल है। लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, हम्म। क्योंकि अब वो और नरसंहार जो था, जी। वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। हम्म। इसका ये एक हम अच्छा पक्ष देख रहे हैं। जी। लेकिन दूसरी बात ये है कि तो ठीक है कि ट्रंप ने अपनी जो वर्चस्व सा कायम रखने के लिए सब ये चलता रहा। अब उन्होंने बोला मैंने समझौता भी करवा दिया, और नेतन्याहू ऐसे बात उनसे कर रहे हैं जैसे नेतन्याहू की कोई ऐसी बात नहीं होती। जो ट्रंप चाहता है वही हो रहा है। जी। आपने जी। फोन जो देखी होगी उनकी, जो बातचीत हो रही है, फोन सुन रहे हैं, हम्म। तो उसमें ऐसे मेरे को लग रहा है कि उसमें गारंटी किसने दी है। ट्रंप साहब ने तो कोई गारंटी नहीं दी। जी। जो 20 नुकाती प्रोग्राम है वो लागू तो होगा, क्योंकि ट्रंप जैसे कोई बीच में बिचौलिया होता है, लेकिन खुद वो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता। हम्म। बिचौलिया फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। जी। अब कतर का जो है, कतर क्या करेगा? कतर तो बेचारा अमेरिका का एक वो भी है। सो दोस्त यूएई है। क्या, तो हम्म। इस रूप में अब दोस्त कल उनके नीचे ही है। दोस्त की तो बात तब होती है ना जब कोई बराबरी होती है, वो तो कहने की दोस्ती है। हम्म। दोस्त तो बराबर वालों में होती है, ये तो है उसके बस साथ में है। जी। तो अब जो हो रहा है उसमें मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये होने के बावजूद अब ट्रंप साहब की जिम्मेवारी है। ट्रंप साहब को ऐसे महसूस हो रहा है कि हम शायद इसको एक स्थायी अमन का, शांति का बना पाएंगे। हम्म। वो मेरे को उतना ज्यादा नहीं लग रहा। उसका कारण क्या है कि क्या इजराइल अब एक दफा पीछे हटके बाद में सचमुच में वो हमला नहीं करेगा, वो ऐसा रुख नहीं अपनाएगा, हम्म। और कैसी हालात होगी, क्या होगा? हम्म। एक तो ये भी एक सवाल है। दूसरा ये है, जब हम एक हमारी मर्यादा होती है, वो सिस्टम बना होता है, जी। एक संस्थाएं होती हैं, जब हम संस्थाओं को तोड़ के व्यक्ति को आगे करते हैं, हम्म। इसका मतलब अर्थ ये होता है कि हम समाज को बांट रहे हैं, जी। समाज को कुछ व्यक्तियों के सहारे छोड़ रहे हैं। संस्था सदा ही, हम्म। जब से मनुष्य बना है उसने संस्था बनाई है, भले ही वो पहले कबीले थे, तब भी जी। उनकी एक संस्था थी। जब हम्म। वो संस्था टूटती है और हम्म। व्यक्ति आगे होता है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता। हम्म। उस रूप में इस समझौते को जब मैं देखता हूँ, हम्म। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद हमने यूएनओ, और यूएनओ के जुदा जुदा उसके ऑर्गन हैं वो बनाए, हम्म। तो उसमें एक भावना थी। वो भावना थी कि मानवीय जो मूल्य हैं हम्म। उनको हम ऊपर रखेंगे, जी। किसी न किसी रूप में। हम्म। दूसरा, मानवीय मूल्यों में एक सहायता भी है। अगर जी। कोई बीमारी पड़ जाए, कोई कार्ड पड़ जाए, हम्म। कोई और आफत आ जाए, तो मुसीबत के समय में हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे। जी। भले ही हमारी दोस्ती भी ना हो तब भी मदद करेंगे। हम्म। और एक मुद्दे ये भी था कि हम जो ये ग्लोब है, जो ये संसार है, दुनिया है, जी। इसको हम शांति प्रिय बनाएंगे, हम इसको जंग का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। हम्म। तो दूसरी बात है कि सेकंड वर्ल्ड के बाद होती रही है जंग तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल होती रही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि संदेह बने हुए हैं, तो फिर मुझे वो दृश्य नज़र आता है जब हाल ही में मिस्र में विश्व के तमाम जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आते हैं, वो गज़ा में पीस की बात करते हैं। चाहे वो इटली के प्रधानमंत्री हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, ब्रिटिश पीएम हो, मुस्लिम देशों के नेता हों, खुद राष्ट्रपति ट्रंप हों, जब ये तमाम लीडर्स एक मंच पर खड़े होकर गज़ा में पीस प्लान को लेकर अपनी सहमति दर्शाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब पूरी दुनिया और खुद पूरी दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो भी ये चाहती हैं कि एक स्थायी समाधान और एक स्थायी शांति इस क्षेत्र में हो, जो कि लंबे समय से, दशकों से जो है संघर्ष का सामना कर रहे हैं। और ये संघर्ष जो है, ये खूनी संघर्ष है।
जिसका सामना फ़िलिस्तीनी करते रहे हैं। अब ये इस पूरे परिदृश्य से अगर हमास को जो है डिसआर्मामेंट करने की बात होती है, उसके जो है निशस्त्रीकरण की बात होती है कि वो अपने हथियार छोड़ देगा और फिर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, ये सवाल मैं आपसे लूँगी, ये कितना चुनौतीपूर्ण है दिखता है इस वक्त। एक ब्रेक लेती हूँ, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग लगातार जुड़े हुए हैं। गजा में जो शांति की बात हो रही है, जो दावा राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, वो दावा हकीकत में फ़िलिस्तीनी लोगों के जीवन में किस तरीके से जो हकीकत का रूप है वो ले रहा है, समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग लगातार जुड़े हुए। प्यारेलाल सर, समझना चाहती हूँ कि ये 20 सूत्रीय जो है पीस प्लान है राष्ट्रपति ट्रंप का, पहले स्टेज में तो हमने देखा कि इजराइल के जीवित बंधक जो थे उनकी रिहाई हो गई। बहुत ही अच्छी तस्वीरें, मार्मिक तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जो कि हमास के बंधक थे। लेकिन जब उनकी रिहाई हुई तो वो अपने लोगों से मिले, ये एक अच्छा दृश्य था। लेकिन मैं बात फ़िलिस्तीनियों की करना चाहती हूँ, जिस पर सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपने खुद कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत ही विभत्स यहाँ पर जनसंहार हुआ है, अकाल की स्थिति पैदा की गई है, मासूमों की हत्या की गई है। ऐसे में मैं हमास के बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ। हमास जो कि तैयार हुआ, सहमत हुआ इस पूरे प्लान पर, क्या उसका निशस्त्र होना, आप इसे हकीकत में देख पा रहे हैं? ये आसान काम होगा क्योंकि उसने इस पीस प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या ऐसा आप देखने जा रहे हैं? लेकिन है जी, हमास से ही तो बात हुई है उनकी। हमास को वो एक राज्य के रूप में तो रिकॉग्नाइज नहीं ना करेंगे। जी जी। तो इसलिए उन्होंने बोला फिलिस्तीनी लोगों से हमारा ये हुआ है, ठीक जो है। ठीक है। अकॉर्ड हुई है। लेकिन हमास ने एक अच्छा या बुरा मैं ये इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका एक स्टैंड जो है, जो उनका बात ये है, वो क्या कह रहे हैं। जी। वो कहते हैं पहले हमारा डिमार्केशन करो, हमारा देश बनाओ, तब हम अपने देश को हथियार देंगे। ये चाहते हैं कि सरेंडर कर दो। जी। अब ये बात तो मेरे को तो सही जाती है फ्रेंकली स्पीकिंग, कि ठीक भाई है। उनको आप जाते हो, अगर तो पहले पहल करेंगे तो आपके पास हथियार हैं, आप उनका मुकाबला कर लेंगे। ठीक है। पीस होगी, पीस में ये तो कोई नहीं था कि आप हथियार चलाएंगे नहीं। हथियार सरेंडर करने को जब बोला जा रहा है, उनका तो केवल इतना ही है ना कि ठीक है हमारा देश बना दो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत से, ये तो बहुत बड़ा है जो एग्रीमेंट है, समझौता है, संधि है। छोटी छोटी संधियों में मैं देखता हूँ ये एक जो पक्ष होता है, वो कहता है, ये हमारी तरफ पूरी कर दो, आपकी बाद में देख लेंगे। बाद में पूरी नहीं करते। जी। मैं जितने जगह पे भी साल से भी किया है, मैं मतलब ना दोनों का बराबर उसी दिन हो। ऐसा बिल्कुल। नहीं है आप आज कर दो वो कल कर देंगे। हम्म। तो अब तो ये जिम्मेवारी तो ट्रंप साहब की है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि भाई ठीक है, आपको ये बना दिया देश, पूरा जब बन जाए तो हथियार वो अपनी सरकार को दें। उसमें तो कोई इसमें अब इज्जत किसकी सवाल है। मैं एक बैकग्राउंड में लेकर जाता हूँ। जब पंजाब को नहीं मिला ना, मैंने किसी से बोला कि देखिए एक तो उसका अकॉर्ड साइन करने वाला का तो शहीद ही हो गया, अब दूसरा जो बैठा है ये तो इसकी जिम्मेवारी है कि ये शहीद ये लागू हुए, जी। क्योंकि वो तो बड़ा है। बिल्कुल। तो वो नहीं लागू हुई तो उसमें पलट हुआ। इसी तरह ये अब ट्रंप की जिम्मेवारी है। ट्रंप बड़े हैं इनमें सब में। बिल्कुल तो ट्रंप की मेडिएटर है। जिम्मेवारी है जी। कि इम्प्लीमेंट हो, और इम्प्लीमेंट होने में जो छोटे छोटे इरिटेंट हैं, जो आपस में असहमति के कारण बन सकते हैं, तो उनको आयरन आउट करना है, उनको सही दिशा में लेके जाना है। जी। तो उसमें भी ट्रंप साहब का ही भूमिका हो सकती है। बल्कि मेरे को तो ऐसे भी लगता है कि दुनिया में टेररिज्म भी वही फैलाते हैं और लड़ाई भी, शांति भी वही कराते हैं। क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो शायद इतना भीषण इतनी देर नहीं होना चाहिए था। तो इसमें अब इसके जो है अंतिम छोर पे पहुंचना और जी। इसका एक रूपमान हो जाना मेरे को अभी नहीं लगता। क्योंकि जो अकॉर्ड जो हुआ था यासर अराफात जी से, अराफात जी से होने के बाद जितनी बात होती रही, देखिए आप कितने साल हो गए, 33 साल।
जी। तो 33 साल के बाद भी फिलिस्तीनियों को वो देश तो मिला ना। हम्म। फैसला तो तब भी था। जी। तो इस रूप में, और वो तो बहुत, अब तो इतना डिवास्टेशन हुई है, तो कंटिन्यूस लगातार लड़ाई में तो बहुत कुछ हुआ था नुकसान, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं हुआ था जो अब हुआ है। जी। जी। सो जी। उस रूप में मेरे को ऐसे लगता है हम्म। कि अब ये हो जाएगा, चुप कर जाएंगे लोग। तो जो उनके मन में एक दरार बन गया है, जो हम्म। उनके मन में, जैसे हम बोलते हैं, उनके फट जो शरीर के हैं, वो कितना अपनों को कैसे, जैसे आपने बोला ही है, हम्म। अपनों को कैसे भुलाएंगे, कैसे बिल्कुल। उनके साथ जो हुआ है। लेकिन हम्म। वो भुला सकते हैं अगर उन पे एक मंदम लगाई जाए, जी। उपचार किया जाए। हम्म। उस उपचार में ये पार्ट है। मेरे को इसमें एक बल्कि इरिटेंट लगता है कि अभी इजराइल अपनी बात करेगा, ये अपनी बात करेंगे। इसमें एक संभावना है कि हम्म। कहीं ना कहीं अब नीचे, हम तो इससे नीचे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक अगर वो है, आएगा यानी तो फिर उम्मीदें जो है यहीं से शुरू होती हैं कि पीस का मतलब है कि शायद अब वो बर्बरता जो है, जो विभत्स और क्रूर तरीका इजराइल ने दिखाया, वो शायद अब थम चुका है। अब नहीं होगा, बस ये एक पॉजिटिविटी है। दूसरी ये भी है, हम्म। अभी भी मैं दूसरी भी कहता हूँ हम्म। कि जो वहां हो चुका, जितना तबाही हो चुकी, हम्म। जो तांडव हो चुका, जी। उसको जरा 10% 20% सेटल करने में जो मदद मिलेगी, हम्म। उससे भी थोड़ा लोगों को एक शांति मिलेगी। देखिए, कभी भी हम लंबी दौड़ भी लगाते हैं, आप सीढ़ियां देखते हैं, हम्म। और 10 सीढ़ियों के बाद एक बड़ी सीढ़ी आती है, वो इसीलिए होती है, अभी थोड़ा आराम कर दो। हम्म। इस रूप में मैं देखता हूँ कि जो नरसंहार लगातार हो रहा था, और दूसरे देखने वाले को भी बुरा लग रहा था, जी। तो उसका ये एक शांति हुई है, अच्छी बात है। हम्म। हम्म। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए अब ट्रंप साहब की जिम्मेवारी है। हम्म। तो इसको, क्योंकि जितना साजिश तकड़ा होता है, जी। बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं, उतनी ही वो अकॉर्ड लागू होती है। अगर वो कमजोर होता है फिर नहीं होती। हम्म। ट्रंप साहब कमजोर तो है नहीं। हाँ, जी। मन के कमजोर ना पड़ जाए, हम्म। मन के कमजोर नहीं पड़ेंगे तो फिर तो हो जाएगी। अगर वो जरा सा भी पक्षपात करने लगे, हम्म। फिर शायद ये ज्यादा ज्यादा देर नहीं चलेगा। ठीक है प्यारे लाल सर, फिर ऐसे में समय सीमा की बात कर लेना चाहती हूँ। ये जो पीस प्लान है, इसमें किसी तरह की इजरायली सेना जो है अपनी सीमाओं में वापस सीमित हो जाए, वो जगह छोड़ दे जहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन चलाया जा रहा था, समय सीमा नदारद दिखती है। तो फिर आप इस पीस प्लान को, और अगर ट्रंप ये समझते हैं कि सिर्फ जनसंहार रुकवा कर ही वो दुनिया में जो है मशहूर या फिर मानवता के सबसे बड़े जो है दूत नहीं बन सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो दशकों से चला आ रहा संघर्ष है, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका नाम इतिहास में उस तरीके से नहीं लिया जाएगा जैसा वो अपेक्षा कर रहे हैं। ट्रंप को ये समझ है, लेकिन किसी समय सीमा की इजराइल के लिए कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं, यही बड़ी बात है। जी। ये समझ होने के बाद उनको ऐसे लग रहा है कि शायद मैं उनको मना लूंगा। अब 60% आप पीछे जाएंगे, फिर 40% जाएंगे, आपने सारा पढ़ा ही है वो। जी। तो उसका तो समय सीमा कोई नहीं है। जी। ये है कि इतना होगा तो ये होगा, हम्म। कब होगा ये कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस रूप में अब ट्रंप साहब की जिम्मेवारी बनती है कि भाई इतना करना है ना तो जल्दी करो। हम्म। उनके पास तो पावर है। बिल्कुल। जैसे नेतन्याहू से उनकी बात हुई है, और जैसे हमें वैसे भी मालूम ही है, चाहे हम बोले उनके पास ये भी है टेक्नोलॉजी, वो भी है पेगासस ये, लेकिन अमेरिका का तो मुकाबला नहीं ना है, ये तो हम्म। मानने वाली बात है। जी। जब ट्रंप साहब ने समझौता कराया है, तो उसमें तो फिर ट्रंप साहब की तो चलेगी। हम्म। लेकिन अब ट्रंप साहब के मन में क्या है कि वो इसी से कोई और अपना बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं या नहीं, ये तो दूसरी बात है। हम्म। उनका क्या चाइना से, रूस से, जहाँ किसी और से क्या करना है वो हम्म। दूसरी बात है। लेकिन बिल्कुल। अभी जो है कि ट्रंप साहब की बड़ी जिम्मेवारी बन गई है। तो इस पीस प्लान को, जो शांति का प्लान है, क्योंकि उसके कर्णधार तो वही हैं, जी। ये जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उन्होंने अपने दस्तखत साइन किए, चाहे कैसे भी किया, टर्की को डाला उसमें, कतर को डाला, तो इजिप्ट को मिस्र को डाला, वो डाला दूसरी जी। बात है। लेकिन वो है तो ट्रंप ही। कहते हाथी चलता गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। नाम तो ट्रंप साहब का ही है। अब ट्रंप साहब को चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी लें, इसको पूरा करें। नहीं तो ऐसे आधे अधूरे समझौते का कोई फायदा नहीं होता। जब जी। वो लड़ाई चलती ही रहनी है, आग को हमने अब बुझाना चाहते हैं, हम्म। अगर वो आग बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी, प्रज्वलित होती जाएगी, तो फिर और भी विस्फोट होगा।
उस बिल्कुल। रोक को ऐसे में रोकने के लिए। प्यारेलाल सर, यहाँ पर ये सवाल है कि ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में ये वादे किए थे कि मैं जंग रुकवा दूंगा। तो ये जो इज़राइल और गज़ा का वॉर है वो तो रुकवा चुके हैं। तो कंपल्शन, अगर पॉलिटिकल कंपल्शन की बात की जाए, अपने जनता के प्रति जवाबदेही की बात की जाए, तो यहाँ पर किसी तरह का कंपल्शन शायद ट्रंप के ऊपर नहीं है। अपेक्षा ज़रूर है दुनिया भर की उनसे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, अगर राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक जवाबदेही की बात करूं तो जो बात उन्होंने कही थी अपने लोगों के सामने, अमेरिकी जनता के सामने, वो बात उन्होंने गजा में जनसंहार रुकवाकर या फिर युद्ध कह लें, उनका जो भी ध्येय था, जो भी चुनावी वायदा था, वो तो उन्होंने पूरा कर लिया है। अब जो अपेक्षाएं हैं दुनिया भर की, ट्रंप को इससे क्या मतलब? ही इज़ अ ट्रेडर, वो ट्रांजैक्शंस में बिलीव करने वाले वर्ल्ड लीडर हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, जी, वो है। प्यारेलाल सर लेकिन अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी अब जी हाँ जी, आ रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपने सही कहा, वो तो एक ट्रेडर है, और जी। ट्रेडर तो इसी। लेकिन पहले हम ये देखें, देखने में तो लगता है उन्होंने तो ये भी बोला था कि मैं तो कुछ दिनों में ही यूक्रेन का जंग पहले बंद करा दूंगा। वो जी कराया हुआ। जी। तो इसलिए अपनी जनता को जवाब दे तो हैं वो। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है, एक स्टेप हो गया अगली। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि ट्रंप साहब उसको पूरा करें, ताकि वो जो आधा अधूरा दूसरा बात है, तो बोले यार मैंने एक तो करवा दिया, अभी तो एक भी पूरा नहीं ना हुआ। जी उसका तो उसमें तो उनका वो यूक्रेन युद्ध वाले भी तो उनकी जिम्मेवारी है ना। बोला तो वो था, सबसे पहले तो लोगों को वो था। तो जी। उस रूप में ट्रंप साहब की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है डिप्लोमेटिकली भी। और दूसरा उसके अपने अपने वर्चस्व के लिए भी। कई कई इंसान होता है ना भी, कौन स्ट्रांग कौन है, कौन शक्तिशाली है। उनकी शक्ति तो इसी बात में है ना कि अगर समझौता हो, व्यापारी भी तभी तो उसकी शक्ति बनती है जब वो बात करता है, कोई सौदेबाजी भी करता है तो जी उसको पूरा करता है। जो उसको मुकाम पे नहीं पहुंचाता उसको अच्छा व्यापारी नहीं माना जाता। जी। उसका व्यापार भी ज्यादा देर नहीं चलता। तो इसलिए ट्रंप साहब व्यापारी हैं, मान लिया, ठीक लेकिन है। उनको व्यापार के लिए भी इसको पूरा करना होगा। जी इसमें मैं एक बात और नेहा जी कहनी चाहूंगा, बाद में आपके सवाल का जवाब। मेरे को ऐसा लगता है ये पूरी गेम में इंडिया इज ए लूजर। इंडिया इज अ लूजर। यस। जी। तो इंडिया ने तो भारत एफर्ट्स ही का नहीं किए। वो तो पूरे युद्ध के समय इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। उसने अभी फिलिस्तीन के कॉज की बात कही, लेकिन बहुत ही सीमित शब्दों में, सीमित अवसरों पर ये बात कही गई कि भारत अभी भी द्विराष्ट्र समाधान वाली पॉलिसी पर अडिग है। इसीलिए मैं लूजर बोल रहा हूँ। हम तो पूरी दुनिया में इस बात पे रहे हैं कि जहां जहां भी मानवीय अधिकारों का हनन होगा हम आगे आए। जी। लेकिन हम तो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उस पे भी हमने तो एक दफा तो इसराइल के हक में वोट डाल दिया, बाद में उसको नहीं पूरा साइन किया अकॉर्ड को, जो भी हुआ। और जी। उसको नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में था, ऐसी बातें करते रहे। हमने जो हमारी निष्पक्षता और एक मानवीय मूल्यों के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। हम इतने आबादी हमारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन हम आर्थिक आर्थिक रूप में बड़े ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, हम उतने आगे नहीं हैं। जी। लेकिन हम मानवीय मूल्यों में हमने दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें हमने वो खोया है। ठीक है। तो वो जो मानवता इसलिए के रूप में जो भारत की एक छवि थी, उसको गहरा धक्का या फिर लगा। जो नुकसान है वो इस वॉर से पहुंच चुका है। तो भारत, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण मिला था मिस्र में हुए गजा शिखर सम्मेलन के लिए, या लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए नहीं। आपको क्या कारण लगते हैं कि क्या वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं गए, और ना ही भारत के विदेश मंत्री गए, बल्कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो है वहाँ पर पहुंचे थे भारत के प्रतिनिधि बनकर? देखिए, उसका तो बड़ी बात यह है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, फिलिस्तीनी कौन है? मुसलमान लोग हैं। तो हमारे देश में तो अब हिंदू मुस्लिम से आगे तो हम बढ़ते नहीं है। हमने तो अपनी साइंस को भी, जो विज्ञान है, उसको भी हिंदू मुस्लिम की भेंट चढ़ा दिया है।
जी। विज्ञान तो किसी एक धर्म की नहीं होती, जाति की नहीं होती, किसी देश की नहीं होती। हम्म। विज्ञान तो मनुष्यता के लिए है, पूरे जी। पूरी ग्लोब के लिए है। हम्म। हमने तो उसको भी इसकी भेंट चढ़ा दिया। सो उस रूप में, क्योंकि हमारा जो सोचने का ढंग है, वो सोचने का ढंग है कि हम इंसान को इंसान से घृणा करनी शुरू कर दें। उसके हम्म। नाम से, उसके जी। कपड़ों से, उसकी जाति से, उसके धर्म से, जी। उसकी भाषा से, उसके पहरावे से, उसके हम्म। खाने पीने से। जब हम इन बातों से उन पे घृणा करेंगे, हम्म। तो मेरे को लगता है एक दफा हम बोलते हैं वसुधा कुटुम्बम। कुटुम्बम तो हम मान ही नहीं रहे भी कुटुम्बम है। जी। हम तो उसमें ज्यादा ज्यादा उसको उसको दुश्मन मानना शुरू कर दिया। हम्म। ये पाकिस्तान वाली बात, ये फिलिस्तीन वाली बात, हमने तो मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है कि इजराइल जो इतना अग्रेसिव है, उस अग्रेसर के साथ हम खड़े दिख रहे थे। हम ये नहीं कहते कि हमास ने जो किया वो ठीक था, जी। बिल्कुल नहीं कहते। हम्म। हम उसका कोई सपोर्ट नहीं करते, वो गलत था। जी। लेकिन जो हमास के करने के, फिर मेरे को तो कहीं दफा ऐसा भी शंका पड़ती है हम्म। कि कहीं हमास में भी कोई ऐसे एजेंट तो नहीं थे कि इनका नरसंहार कराओ यार, इतनी देर से है कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी ये एक्टिविटी होनी चाहिए। आशंका, अब इसके बाद इस आशंका को ऐसा लगता है कि नकारा नहीं जा सकता। अगर हमास के शस्त्र छोड़ने की बात हो रही है कि हमास अपने हथियार जो है वो आत्मसमर्पण कर देगा, और उसके बाद सत्ता जो है गज़ा की वो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के पास जो है चली जाएगी। उसके बाद महमूद अब्बास उन्होंने खुद यूनाइटेड नेशन में कहा है कि इसके बाद वो जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात करेंगे। तो वो ताकतें जो नहीं चाहती कि यहाँ पर एक स्टेट जो है वो स्टैब्लिश हो, फिलिस्तीनियों को उनका अपना देश मिल सके। हालांकि इस वक्त ये कह सकते हैं कि लगभग पूरा यूरोप फिलिस्तीनियों को एक देश देना चाहता है, मान्यता मिल चुकी है अधिकतर जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी तरफ से। लेकिन आशंकाएं तो बनी हुई हैं, जो नहीं चाहता कि फिलिस्तीन एक राष्ट्र बने। तो क्या इस बात की गारंटी है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की, जैसा आपने कहा था, कि गारंटी देते हैं कि हमास को फिर से हथियार उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे? और ये जो सत्ता का हस्तांतरण है, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं फिलिस्तीनी अथॉरिटी को? देखिए नीरज जी, मेरे को ऐसे लगता है कि 175 के करीब जो लोग मुल्क हैं, हम्म। 150 से ज्यादा कहें चलो, जी। जो यूएनओ के मेंबर हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है। जी। अब ट्रम्प साहब कुछ भी बोले, ट्रम्प साहब को उनकी जो रिकॉग्नाइज करने का जो है, वो एक स्टेप तो है ना, एक कदम तो है। मजबूर होना वो पड़ा, उसकी उसको वजह से वो उस मजबूर हुए। हाँ, उसके लिए वो मजबूर होंगे। जी। उनको ये करना होगा। अभी वो हमास को नहीं देंगे। अभी तो वो हम्म। यही दिखावा करेंगे, और हमास वाले कहेंगे नहीं जी हम अपनी स्टेट को देंगे। इसीलिए, बल्कि मैं कोई हमायती नहीं हूं, लेकिन इस बात पे मैं उनके बात डिप्लोमेटिकली ये सहमत है ठीक आप? मानता हूं जी। हम्म। कि भाई उनको उनका देश मिलने तो दो ना। चलो कहीं अंदर में जो लड़ाई हो उनके बाद में होगी, जी। उनको जी। देश तो मिलने दो ना। हम्म। तभी वो हथियार देंगे, अपने लोगों को देंगे। सो इसलिए ये ट्रंप साहब की तो अब एक इज्जत का भी सवाल है, और हम्म। मजबूरी भी है। जी। ये मजबूरी नहीं है कि वो ना करें, बल्कि हम्म। उनकी मजबूरी है कि इसको करके दिखाएं, सिरे चढ़ाएं कि देखिए मैं तो भाई बहुत शक्तिशाली हूं, हम्म। मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। जी। यही तो बिल्कुल। चाहते हैं करना दुनिया में। बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए ये ट्रंप कोशिश तो करेंगे। हम्म। अब कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि देयर आर मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो इसमें ऊँट के बूल जैसा होंठ जैसी बात हम करते हैं, जी। तो जी। उसके होंठ जैसी बात तो हमें रखनी पड़ेगी ध्यान में। हम्म। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि अब ट्रंप साहब के लिए ये अनिवार्य है हम्म। कि वो इसको आगे बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने बहुत से, जैसे कोई आपने बोला, बहुत जी। ठीक बोला आपने, कि जी कोई समय सीमा तो तय नहीं की। जी। इसलिए नहीं तय की कि अगर समय सीमा तय होती, उसमें वो बात होती, तो ट्रंप साहब का तो काल खत्म हो गया था। जी। अब ट्रंप साहब उनको कुछ करा के देखिए जी, समय सीमा कोई नहीं थी, मैंने जब भी करा दिया। जी। सो बिल्कुल। इसलिए वो बार बार अपने स्टेप रख रहे हैं अपने पास। हम्म। तो लेकिन उनके लिए जरूरी है स्टेप 10 में, 20 में, हम्म। लेकिन इसको पूरा कराने से ही उनका वर्चस्व बनेगा, नहीं जी। तो और नीचे जाएगा। बिल्कुल। खास करके मिडिल ईस्ट देशों के साथ ट्रंप जिस तरीके का संबंध बनाए रखना चाहते हैं, और चीन का जो प्रभुत्व है या फिर प्रभाव है उसको बढ़ने से रोकने देने भी चाहते हैं। एक ब्रेक लूंगी मैं, हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जुड़े हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ।
फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्यारेलाल, मैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने जो अपना गुस्सा दिखाया, जो आक्रोश दिखाया है गजा में हो रहे जनसंहार और इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ, इसने ट्रंप को मजबूर किया। नहीं तो वो लगातार इजराइल का, नेतन्याहू का साथ दे रहे थे, बल्कि वहाँ पर रिजॉर्ट बनाने तक की बात उन्होंने कह दी थी। हमें ये भी उनका बयान अच्छे तरीके से याद है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने, जिसे ये कहा जा रहा था कि बदलती दुनिया में संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लगा है और इसमें बहुत व्यापक बड़े स्तर पर सुधार की ज़रूरत है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से अपनी बात रखी, जिस तरीके से तमाम देशों से लगातार अपील करते रहें, संयुक्त राष्ट्र एक संस्था के रूप में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? इसने खुद को बहुत मजबूत दिखाया, दर्शाया, या फिर बिल्कुल बेबस लाचार? नहीं नहीं है जी, इसका जो है बल्कि अपना उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने, संघ ने जो अपना वर्चस्व दिखाया है वो बेहतर तरीके से, कहीं शायद आपके चैनल से या कहीं मैं और माध्यम से बात कर रहा था कि जब जनरल असेंबली पास करती है, आपने सही बोला जी, कि जनरल असेंबली ने जब पास कर दिया तो इनकी मजबूरी बन गई जी। ट्रंप साहब का क्या करेंगे? वो ट्रंप साहब के ऊपर भी वो प्रेशर था, एक तो। दूसरा, ये जरूरी नहीं क्योंकि कोई यूएनओ ने हथियार उठा के तो लड़ाई नहीं करनी जी। जब इतने मेंबर देश एक सॉर्ट ऑफ सर्वसम्मति से, बहुसम्मति नहीं, सर्वसम्मति जैसा हो पास हुआ, बिल्कुल एक तो मत उससे एक बड़ा बात बनती है कि एक तो उनके जनरल सेक्रेटरी की इज्जत बनती है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी वहां तो महासभा में बड़े हैं जी। तो जनरल सेक्रेटरी में सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, एक सोच पे लाए, तो उनसे एक प्रस्ताव पास करवा लिया। तो इसका मतलब है उनके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अब उन हाथों में है कि वो अपनी जो वर्चस्व है उसको, जिसको लोगों को लगता था कि बहुत कमजोर हो गया, तो उसको वो लोगों के मन में एक उसकी छवि बना रहा है कि नहीं, इतना कमजोर भी नहीं है। तो खास करके अमेरिका से जिस तरीके से झटके मिले संयुक्त राष्ट्र को, डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र को जो चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि बल्कि मेरे खिलाफ साजिश की गई। जब उनका जनरल असेंबली में भाषण था, उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब कर दिया गया था, उन्होंने अपनी साजिश की बात कही। फिर उनका जो है सीढ़ियों से जो मशीन थी वो खराब हो गई थी। बहुत सारे साजिशों की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र डटा रहा। नेहा जी, आपने सही वो बात बोली, लेकिन वैसे ट्रंप ऐसी बातें जब करते हैं जैसे बच्चे बात करते होते हैं, मेरे को ऐसे लगता है। तो बल्कि ट्रंप ने अपना जो है वर्चस्व काम किया ये बातें करके। ट्रंप साहब को यूएनओ ऐसा काम मैं मान ही नहीं सकता कि जनरल असेंबली में जो प्रबंधक हैं वो ऐसा काम करेंगे। ऐसा करेंगे तो जनरल असेंबली रही ना जी। मैं बहुत से ऐसे ओहदों पे रहा हूं जिसमें मैं अपने खिलाफ कई दफा बात करनी पड़ती है जी, क्योंकि वो ओहदा डिमांड करता है जो हमारा पद है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं है ट्रंप साहब का अपना है। ट्रंप साहब ने तो कोरोना में बोल दिया था लोगों को कि आप जी वो ब्लीचिंग पाउडर पी लो। मैं वहां अमेरिका में था, आपको फंसा हुआ था कोरोना में, तो कितने लोग ब्लीचिंग पाउडर पी के मर गए। ट्रंप साहब का क्या कर सकते हैं? वही ट्रंप साहब का किसी ने मेरे हिसाब से टेलीप्रॉम, अमेरिका जैसे का वैसे नहीं करेंगे कोई, लेकिन यूएनओ तो मैं नहीं मान सकता। अगर यूएनओ इतनी गिर जाएगी कि वो ट्रंप साहब का टेलीप्रॉम्प्टर बंद करना चाह रहे हैं और सीढ़ियों में कुछ स्पीकर वगैरह खराब करना चाहते हैं, तो फिर उसको जनरल असेंबली कहना का, यूएनओ कहलाने का कोई हक ही नहीं रहता, उनका अधिकार ही समाप्त हो जाता है। मैं नहीं मानने को तैयार कि इतनी बड़ी, बल्कि उल्टी बात है, क्योंकि ट्रंप साहब तो चाहते हैं कि ये यूएनओ ना रहे। वो तो बोलते हैं जी ना तो मैं जो पर्यावरण की बात है उसमें बात करूं, ना मैं क्लाइमेट की बात करूं, ना मैं वो करूं, ना मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। तो ट्रंप साहब उसको नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें बोल देते हैं। बहुत से दुनिया के ऐसे नेता आ रहे हैं अब, जो वर्ल्ड जैसा चल रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, फिर दूसरे पे दोष लगा दो जी। बड़े बड़े जो बड़े लोग बड़े पदों पे बैठ के ऐसा दोष लगाते हैं, उनको एक दफा तो लगता है कि वक्ती तौर पे उनको फायदा हुआ, लेकिन वो उस देश की भी,
और अपने पद की भी और अपने व्यक्तित्व की भी गरिमा को कम कर रहे होते हैं। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ना समझे। जी। तो इसलिए ऐसे ऐसे में ये डॉक्टर बात उसमें प्यारेलाल गर्ग, क्या हम वहीं पहुंच गए कि ट्रम्प को श्रेय तो मिल रहा है, गजा में जनसंहार रुक गया, गजा में जो है खूनी संघर्ष रुक गया, फिलिस्तीनी लोगों पर जो बर्बरता बरसाई जा रही थी वो थम गया, लेकिन इसमें ट्रम्प की छवि को कितना चमकाया, या फिर ट्रम्प जब बात उनकी पॉलिटिक्स की आती है, क्योंकि उन्हें भी अब मिड टर्म पोल्स का सामना करना है, तो इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे घटनाक्रम से ट्रम्प की छवि पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूँ। देखिए, मेरे को ऐसे लगता है जो ये हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो इससे उनकी छवि को थोड़ा फायदा तो हुआ है, क्योंकि जो गाजा में हो रहा था, वेस्ट बैंक में हो रहा था, जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा था, उसको कोई भी अच्छा नहीं मान रहा था। किसका कसूर है, किसका नहीं है, कौन कितना है। जी। ट्रंप भी बीच में शामिल हो ना हो, इस बात की बात नहीं है। जी। जब कोई बहुत बड़ा भयानक बात हो जाती है तो लोग कहते हैं यार इसको तो कोई शांति तो करे। इसलिए ट्रंप का देखिए, उसके अपने मुल्क में भी उसकी रेटिंग तो बेटर होगी मेरे हिसाब से, तो जी। जी। कि चलो कुछ तो किया, क्योंकि पावर तो वही करा था। नेतन्याहू को कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता था। जी। ये हम देखते हैं। सो उस रूप में तो ट्रंप ने अपना, क्योंकि ह्यूमन राइट का कार्ड जो है, अगर अमेरिका अमेरिका का कार्ड सबसे बड़ा क्या है? ह्यूमन राइट्स, मानवीय मुद्दे। जी। तो मानवीय मुद्दों को उसने जरा किया है, चाहे वो 1% बढ़े। मैं नहीं जी। कहता कितना उसका होएगा, उसमें उसका फायदा ही होएगा। ये मैं तो ये कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास मेरा ये है कि ट्रंप साहब इसको पूरा लागू कर लें ताकि इनकी रेटिंग और बेटर हो जाए, नहीं तो फिर नीचे जाएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब ये कहा कि मानवीय मूल्य जो है वो सबसे बड़ा कार्ड है, अमेरिका का रहा है, ट्रम्प कार्ड रहा है, ट्रम्प का भी, तो मैं ये भारत के दृष्टिकोण से जो भारत की छवि रही है, और आपने कहा कि भारत तो लूज़र है इस पूरे घटनाक्रम में, भारत के लिए आप कैसे देख रहे हैं? अब क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भारत का जो संबंध है, या फिर फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ भारत की जो सोच है, इसका कुछ प्रतिकूल असर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, भारत का तो कई बातों में हम पीछे गए। अभी अफगानिस्तान में जितने तालिबान जो कर रहे थे, उनकी सरकार को तो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उनकी एम्बेसी, उनकी एम्बेसी में दिल्ली में हमने उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, और उससे उसने महिलाओं को पहले दिन आने नहीं दिया। जी। तो हमने मान लिया कि हाँ नहीं आएंगी। नहीं तो ऐसा कहीं तो हम एक तक तो हम जोए बाइडेन को नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते उनके अपने लोगों से। जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ हम इनको अलाउ कर रहे हैं, जब वो अभी वो किसी ने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हमारी जो एम्बेसी है वो तो पुरानी पाकिस्तान सरकार की है, दूसरी की मुतवद्दल सरकार की है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस रूप में हमने इस बात में भी कि हम खड़े रहते थे मानवीय मुद्दों के लिए, उस पर तो हमारी छवि धूमिल हुई है। जी। इसमें कोई माने या ना माने वो तो उसकी मर्जी है। दूसरी बात, जो आपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात की है, जी। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ एक ही हमारा जा रहा है। एक तो हम उनके लिए बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं बहुत सी बात चीजों के, तो व्यापार तो हमें चाहिए ना। बिल्कुल। दूसरा, हम उनका, हमें तेल चाहिए, भारत तो चाहिए ना उनसे। तो अगर वो नहीं देते हो तो हम बोलेंगे हम रशिया से ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन रशिया को सामान तो नहीं ना उतना बेच पाएंगे, सामान तो इन्हीं को ज्यादा बेचेंगे। जी। इनके पास तो सामान चाहिए इनको, और हमारा सस्ता होता है। तो इसलिए हमारे लिए, हमारे अब की जो हमारी सरकार है उसके लिए एक दोराहा है। एक तरफ वो हिंदू मुसलमान करके यहाँ राज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वैशिंग करना चाहते हैं, जी। दूसरी तरफ वो व्यापार भी चाहते हैं। तो इस रूप में ये कॉरिडोर बनाने की इन्होंने ही मांग कर दी। अब बोलो पाकिस्तान को आप लड़ाई करे हैं, तो जी। अफगानिस्तान में कैसे जाएंगे कॉरिडोर बना के भाई, रोड का। सो इसलिए कुछ बातें हम ऐसी कर रहे हैं जिससे हमारे देश की बहुत सी बातों में हमारी छवि धूमल नहीं हुई थी। यूक्रेन के जंग में हमारी छवि धूमल नहीं हुई थी, हम न्यूट्रल थे, हम न्यूट्रल ही रहे। और जी। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कि देखिए जी, हम नहीं चाहते कि जंग हो, तो जो पुतिन साहब हैं हमारे दोस्त हैं, जी। हम उनसे बात करेंगे कि जंग बंदी हो जाए। इससे हमारी इज्जत बनी थी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जो फलस्तीन के मामले में कोई माने या ना माने, हमारी
छवि खराब हुई है। बड़ी बहुत ही पते की बात और बड़ी बात आपने बोली। समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने समय दिया। स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े आपका आभार व्यक्त करती हूँ। भारत 2 युद्धों को लेकर जिस तरीके से अपनी रणनीति का परिचय कराता आ रहा था, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जो छवि है वो युद्ध के खिलाफ खड़ी नजर आई, लेकिन जब बात गजा युद्ध की आई तो भारत कहीं ना कहीं उसका पलड़ा अधिकतर जो है इजराइल की तरफ खड़ा नजर आया, जिससे भारत में मूल्यों की बात जब होती है, खास करके जो उसके मानवतावादी मूल्यों की है, उस छवि को एक गहरा धक्का पहुंचा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के जो संबंध है मिडिल ईस्ट देशों के साथ, उस पर भी कोई असर इसका देखने को मिले। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? आप हमें लिख कर अपने विचार साझा कर सकते हैं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।